यायावर साम्राज्य। यायावर क्या कहलाता है? तो यायावर साम्राज्य की अवधारणा की बात करें तो इसमें एक विरोधात्मक प्रतीक देखने को मिल सकती है। यायावर के बारे में यह तर्क दिया जाता है कि यायावर जो लोग थे वह मूलतः घुमक्कड़ होते थे। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये सापेक्षिक तौर पर अविवेदिक या आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूह में संगठित होते थे। साम्राज्य की बात करें तो साम्राज्य शब्द का जो प्रयोग किया जाता था, साम्राज्य शब्द की भौतिक अवस्थिति को दर्शाता है। साम्राज्य ने जो जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की और एक सुपरिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभागीय प्रदेश में सुचारू रूप से शासन प्रदान किया था। यानी कि यायावर जो बात करें तो यायावर क्या थे? घुमक्कड़ थे। और साम्राज्य की बात करें तो साम्राज्य है जो एक सामाजिक स्थिति बताया जाता है जिसमें आर्थिक चीज़ें मौजूद होती हैं और उसमें प्रशासनिक व्यवस्था भी मौजूद होती है और एक प्रदेश में वो शासन जो प्रशासन एक सुचारू रूप से चलता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे कि इस्लामिक जो राज्य था वो किसके आधार पर निर्माण किया गया था। तो इस्लामिक राज्य का जो निर्माण किया गया था वह अरब प्रायद्वीप के बद्दू यायावर परंपरा पे आधारित थी। यानी इस्लामी राज्य किस परंपरा पे आधारित थी? तो इस्लामी राज्य बद्दू यायावर परंपरा पर आधारित थी। चंगेज खान ने कौन सी साम्राज्य की स्थापना करी थी? चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना करी थी। कहाँ पे करी थी? तो मध्य एशिया का जो ये मंगोल था, कहाँ का था? मंगोल जो था वो मध्य एशिया का था और इन्होंने पार महाद्वीप साम्राज्य की स्थापना की थी। कब करी थी इन्होंने? 13वीं से 14वीं शताब्दी में की थी। मंगोल जो था चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना कहाँ से कहाँ तक विस्तृत किया था? तो चंगेज खान का जो साम्राज्य था वो यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था कृषि पर आधारित थी। वहीं मंगोलों की साम्राज्यिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मंगोलों की जो साम्राज्य व्यवस्था थी वह सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे वहाँ के लोग। मंगोल साम्राज्य जो था मध्य एशिया के जो यायावर लोग थे वह द्वीप के निवासी नहीं थे, वह अलग अलग जगह रहते थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रभाव न पड़े। यायावर साम्राज्य ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा और उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा और उनसे इन्होंने बहुत कुछ चीज़ों को सीख रखा था। इस अध्याय में जो हम पढ़ेंगे उसमें ज्ञात होता है पहला कि मंगोल ने चंगेज खां के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर और एक भयानक सैनिक तंत्र की स्थापना की और शासन संचाली प्रभावी प्रवृत्तियों का सूत्रपात किया। मंगोलों के सामने कौन कौन सी चुनौती थी? तो उनके सामने ये चुनौती थी कि वो अपने स्टेपी परंपराओं के जरिए हाल ही में विजित क्षेत्रों का शासन वे कैसे चला सकते थे या नहीं चला सकते थे। इस वजह से चंगेज खान ने नए नए क्षेत्रों में उनके तरह के लोगों की अर्थव्यवस्थाओं और धर्मों का सामना करना पड़ा था इनको। चंगेज खां को अपने यायावर साम्राज्य को बनाने के लिए ठीक है उनको नए कदम उठाने पड़े और समझौते भी करने पड़े। यायावर साम्राज्य जो था वह यूरेशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव डालता है और इसने मंगोल के समाज के चरित्र और संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया था। स्टेपी निवासियों ने आमतौर पर अपना कोई इतिहास नहीं लिखा था, इसलिए अगर यायावरों के समाज के बारे में हमें जानना है तो उनका ज्ञान हमें मुख्यतः इतिवृत्तों से, यात्रावृत्तांतों से और नगरी साहित्यकारों के दस्तावेजों से प्राप्त होता है। ये जो लेखक थे इन्होंने यायावरों के जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त था। यानी ये लेखक जो थे इन्होंने यायावरों के बारे में जो लिखा था वो पहले से जो उनके माइंड में जो चीज़ें व्याप्त थी उसी के आधार पे यायावरों का इतिहास इन्होंने लिखा था। मंगोलों ने जो अपनी साम्राज्यिक सफलताओं का जो परिचय दिया था उसके अनुसार लेखकों की बहुत सारा केंद्र इनकी तरफ आकर्षित हुआ था।
कुछ तो मंगोल के अधिपतियों के राजाश्रय में रहे और उन्होंने वहाँ पर भी रहकर मंगोलों के राज्य के बारे में लिखा था। इनमें जो लेखक थे वो अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, जैसे बौद्ध थे, इसमें कन्फ्यूशियसवादी थे, ईसाई थे, तुर्क थे और मुसलमान थे। और ये लोग जो थे इन्होंने मंगोल रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं था, तो ये लोग क्या किए कि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे जो चीज़ें देखे उसके आधार पर उन्होंने इतिहास में लिखा था। और जो मंगोलों के इतिहास के बारे में लिखा गया था उसमें सहानुभूतिपरक विवरण और यहाँ तक कि उनकी प्रशस्तियाँ भी लिखी गई थी। ऐसे विवरणों ने यूरेशिया के शहरों से उपजे उन निंदापूर्ण लेखों को चुनौती दी जिसने मंगोलों को स्टेपी लुटेरा बताकर हाशिए पर डाल दिया जाता था। एक प्रश्न उठता है कि मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कब किए गए थे। तो मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वानों ने किया था, और ये उस समय किया था जब जार शासक था और मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहा था। उसी समय मंगोलों के ऊपर बहुमूल्य शोध कार्य हुए थे, और ये जो कार्य हुए थे वे औपनिवेशिक वातावरण में हुए थे जो प्रायः हमें सर्वेक्षण टिप्पणियों के रूप में मिलते हैं। इन्हें यात्रियों, सैनिकों, व्यापारियों और पुराविदों ने तैयार किया था। मार्क्सवादी इतिहास लेखन कब देखने को मिलता है। तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। कब? जब सोवियत गणराज्य के विस्तार के उपरांत ये प्रचलन देखने को मिलता है। और मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने क्या तर्क प्रस्तुत किया था। तो उसने यायावरों के बारे में तर्क प्रस्तुत किया था कि प्रचलित उत्पादन प्रणाली सामाजिक संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करती है। यह सोवियत गणराज्य के उदय के उपरांत हुआ था। चंगेज खां और उभरते हुए मंगोल साम्राज्य की मानव विकास की उस संक्रमण व्यवस्था के दायरे में रखा जिसमें जनजातीय उत्पादन प्रणाली से लेकर सामंती उत्पादन प्रणाली की ओर परिवर्तित हो रहा था। यह विचार किसने दिया था। तो यह विचार मार्क्सवादी इतिहासकारों ने दिया था कि जब जनजातीय उत्पादन प्रणाली शुरू से होती है और उससे लेकर वह कहाँ तक जाती है, तो सामंती उत्पादन प्रणाली की तरफ तक जाती है। ये परिवर्तन कब हुआ था, यानी कि जनजातीय उत्पादन प्रणाली से सामंत उत्पादन प्रणाली की ओर जो परिवर्तन हो रहा था, तो ये परिवर्तन किस रूप में हो रहा था। तो ये परिवर्तन सापेक्षिक रूप से एक वर्गहीन समाज व्यवस्था से उस सामाजिक व्यवस्था की ओर हुआ जिसमें कृषक, भूस्वामी और लॉर्ड के बीच में एक विशाल अंतर पाया गया था। मंगोल की भाषाओं, मंगोल की समाज और मंगोल की संस्कृति पर अति उत्तम शोध किस विद्वान ने किया था। तो मंगोल की भाषाओं, मंगोल की समाज और मंगोल की संस्कृति पर अति उत्तम शोध बोरिस याकोवालेविच व्लादिमिर्स्टॉव जैसे विद्वानों ने किया था। किस रूसी विद्वान ने सोवियत विचारधारा का समर्थन नहीं किया था। तो वैसिली व्लादिमीरोविच वाटरटोल्ड थे जिन्होंने सोवियत विचारधारा का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने यह विचारधारा का समर्थन उस समय नहीं किया जब स्टालिन के शासन काल में आंचलिक राष्ट्रवाद के कारण घबराहट व्याप्त हो गई थी। तब उसी समय वारटोल्ड ने चंगेज खां और उनके वंशजों के अधीन मंगोलों का जीवन और उनकी उपलब्धियों के सकारात्मक और सहानुभूतिपरक विवरण दिया था उन्होंने। और उन्होंने जो यह विवरण दिया था तो उनके जो सेंसर थे, सेंसर मतलब जो लेखन पे रोक लगाती थी या जांच पड़ताल करती थी, उनके अंदर रोष पैदा किया। किसने रोष पैदा किया। तो व्लादिमीरोविच वारटोल्ड ने किया था। और वारटोल्ड की रचनाओं के प्रसार पर क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई। और वारटोल्ड की रचनाओं का प्रकाशन कब हुआ। तो ये प्रकाशन जाके हुआ 1960 के दशक में। और किसके शासन, उस समय सोवियत में किसका शासन काल था। तो उस समय सोवियत में शासन काल था उदारवाची ख्रुश्चेव का। ठीक है, इन्होंने लिखना किसके काल में शुरू किया। तो स्टालिन के काल में लिखना शुरू किया और रोक उन्हीं के काल में लगाई गई। और लेकिन इनके जो प्रकाशन कब किया गया था इनके लेखन का, तो उदारवाद ख्रुश्चेव युग के दौरान किया गया था। उसके उपरांत इनकी रचनाओं को 9 खंडों में प्रकाशित किया गया था।
मंगोलों के साम्राज्य विस्तार का जो रचनाएं रची गई थी, भाषाओं में जो स्रोत प्रकाशित किया गया था वो कितने भाषाओं में थी? तो सबसे निर्णायक स्रोत जो देखने को मिलते हैं चीनी में, मंगोली भाषा में, फारसी में और अरबी भाषा में उपलब्ध थे। और महत्वपूर्ण सामग्रियां हमें इतालवी, लातिनी, फ्रांसीसी और रूसी भाषा में भी मिलती है। मंगोल के विषय में सबसे प्राचीन विवरण किस में मिलते हैं? तो मंगोल के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगकोल उन न्यूटोबियन में मिलते हैं, जिसे मंगोलों के गोपनीय इतिहास के रूप में जाना जाता है। यह किस भाषा में था? तो यह मंगोल और चीनी भाषा में मिलते हैं, जो एक दूसरे से अलग हैं। इसी तरह मार्को पोलो द्वारा मंगोल राजदरबार का यात्रा वृत्तांत भी लिखा गया है, जो इतालवी और लातिनी भाषा में उपलब्ध है और दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। मंगोलों की भाषा के जो करीबी थे उनका अर्थ निकालने के लिए किसने वांग मीमांसक नामक की भूमिका अदा करना पड़ी थी? तो उनका नाम था इगोर द रखेविल्स, जिसको कहा जाता था, और हेराल्ड डोर्फर थे, जिन्होंने ऐसी मंगोल और तुर्की शब्दावलियों पर काम किया जो फारसी में शामिल हो गई। यूरेशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनैतिक शक्ति के अभ्युदय के यानी उदय के एक बड़े खतरे का अनुभव कब किया था? तो यह खतरा का अनुभव उनको हुआ था 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक शताब्दी में। यह अनुभव क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय चंगेज खां की मृत्यु हो गई थी। चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खां की मृत्यु हुई थी 1227 ईस्वी में। इसलिए उसी समय 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरेशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्य जो चंगेज खां का मुगल साम्राज्य था, वह मध्य एशियाई के स्टेपी प्रदेशों में एक नए राजनीतिक शक्ति के उदय का खतरे का अनुभव किया था। चंगेज खां की राजनीति कैसी थी? तो चंगेज खां की राजनीतिक जो थी वह दूरदर्शिता थी। मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूरगामी थी। चंगेज खां जो था वह ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश था। चंगेज खां का जो स्वयं का जीवन था वह मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में और साम्राज्य संलग्न क्षेत्र जैसे उत्तरी चीन, तुरान जिसे ट्रांसऑक्सियाना कहा जाता है, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेश के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व और प्रत्यक्ष संचालन में बीता। यानी कि चंगेज खां का प्रारंभिक जीवन किसमें जीता था? तो चंगेज खां का प्रारंभिक जीवन जो था वह मंगोल जातियों पर कब्जा करने में, ठीक है, और जो उसके साम्राज्य अगल बगल जो पड़ोसी देश थे उन पर कब्जा जमाने में। उसमें किसका किसका नाम आता है? उत्तरी चीन का नाम आता है, तुरान का नाम आता है, अफगानिस्तान है, पूर्वी ईरान है और रूसी स्टेपी प्रदेश है। चंगेज खां ने इन क्षेत्रों पर तो कब्जा जमाया था, लेकिन जो चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे, ठीक है, उनके वंशज थे, उन्होंने इस क्षेत्र से आगे बढ़कर चंगेज खां जो विश्व विजेता का स्वप्न देखा था उसको सार्थक किया। किसने? चंगेज खां के उत्तराधिकारियों ने, और दुनिया के विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। चंगेज खां के आदर्शों के मुताबिक उसके किस पोते ने फ्रांस के शासक लुई 9वें को चेतावनी दी थी कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति चंगेज खां है जो स्वर्गपुत्र है? तो किसने किया था? वह चंगेज खां का कौन सा पुत्र था? तो वह पुत्र था मोंके। मोंके का शासनकाल कब से कब तक था? मोंके का शासनकाल था 1251 से लेके 1260 तक। अगर यहाँ पर ट्रिक समझे तो ट्रिक हो जाएगा। मोंके मतलब माइक लेके चिल्ला रहा था कि चंगेज जो है वह स्वर्ग का पुत्र है और आकाश एक शाश्वत है और पृथ्वी पर केवल एक ही अधिपति है। वह कौन है? वह चंगेज खां है। किसको कहा था? तो फ्रांस के शासक लुई 9वें को कहा था। लुई 9वें का शासनकाल कब था? 1226 से लेके 1270 ईस्वी तक था। कौन चेतावनी दे रहा था लुई 9वें को? तो चंगेज खां का पोता था, मोंके था। चंगेज खां का दूसरा पुत्र था, उसका नाम बाटू था। बाटू ने अपने किस अभियान में रूसी
रूस की भूमि को मॉस्को तक लौट डाला था और पोलैंड हंगरी पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया था। तो वह था 1236 से 1241 के अभियान में। ठीक है, यानी चंगेज खां का दूसरा पोता का नाम क्या था? बाटू। बाटू ने कब अभियान किया था? तो बाटू ने अभियान किया था 1236 से लेके 1241 के बीच। उस अभियान के बीच उसने कहाँ पर कब्जा जमाया? तो बाटू ने 1236 से 1241 के बीच रूस की भूमि मॉस्को तक कब्जा जमाया था और उसके साथ साथ उसने पोलैंड और हंगरी पर भी विजय प्राप्त की और वियना तक पहुंच गया था। 13वीं शताब्दी तक यह लगने लगा था कि शाश्वत आकाश मंगोलों के पक्ष में था। चीन के अधिकांश भाग, मध्य पूर्व एशिया और यूरोप यह मानने लगे थे कि चंगेज खां की आबाद दुनिया पर विजय जो है वह ईश्वर का गुस्सा है और यह क़यामत के दिन की शुरुआत करेगा। चंगेज खां के बुखारा पर कब्जा करने का विवरण किसने दिया है? तो बुखारा पर, चंगेज खां के बुखारा पर कब्जा करने का विवरण जो था 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासकों का एक फारसी इतिवृत्त था, जुबैनी। कौन था? जुबैनी था। कहाँ का था? वो फारसी इतिहास वृत्तकार था। और कहाँ पर शासन के मंगोलों के शासन में था? तो ईरान के मंगोल शासक में था। कब? 13वीं शताब्दी में, जो 1220 में बुखारा का विजय वृत्तांत हुआ। 1220 में बुखारा विजय हुआ था। ठीक है, उसका वृत्तांत किसने दिया था? जुबैनी ने दिया था। क्या कहा था जुबैनी ने? तो जुबैनी ने कहा था कि नगर की विजय के बाद चंगेज खां उत्सव मनाने मैदान में गया, जहां पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे, और उसने उन्हें संबोधित कर कहा कि अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अपने अनेक पाप किए हैं और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। यदि तुम पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड देने हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। अब कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार होने के बाद खुरासान भाग गया था। उससे नगर के भाग्य के बारे में पूछने पर यह उत्तर दिया गया था। तो ये चीज़ें पता चलती है। तो बुखारा पर कब्जा करने जब चंगेज ने कब्जा किया था 1220 में, तो इसका विवरण किसने दिया था? तो जुबैनी ने दिया था। अब बात करेंगे मंगोलों की सामाजिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि के बारे में। मंगोल जो था वह विविध जन समुदाय का एक निकाय था, यानी कि मंगोल में बहुत सारे लोग रहते थे। वहाँ पे कोई जात पात धर्म का मतलब नहीं था। वहाँ पे बहुत समुदाय के लोग, यानी कि वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? विविधता देखने को मिलती है। मंगोल में जो लोग थे वह मंगोल के पूर्व में जो थे वो कौन कौन से थे? तो मंगोल के पूर्व में रहने वाले तातर, खितान और मंचू लोग थे। कौन कौन से थे? मखनचू ने खींचे तार। तो यानी पूर्व में कौन थे? तो मखनचू ने खींचे तार। मखनचू से कौन हो गया? मंचू हो गया। खेतों में तार खींचा तो खितान हो गया, और तार से कौन हो गया? तातार हो गया। तो यानी कि जो मंगोलों के पूर्व में रहते थे वो कौन कौन से थे? तो तातार थे, खितान थे और मंचू थे। पश्चिम में कौन थे? पश्चिम में तुर्की कबीले के लोग थे। ठीक है, जो भाषागत समानता देखने को मिलती है। और यहाँ पे कुछ मंगोल पशुपालक थे, कुछ संग्राहक, शिकारी संग्राहक थे। पशुपालक में किसकी की जाती थी? तो घोड़ और भेड़ों को पशुपालन किया जाता था, और किच में से कुछ अन्य जैसे थे बकरी और ऊँट का भी पालन किया जाता था। और इन पशुपालकों का यायावरीकरण कहाँ पे हुआ था? तो पशुपालकों का यायावरीकरण मध्य एशिया की चरण भूमि स्टेपीज में हुआ था, जो कहा जाता है कि आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। ठीक है, यानी पशुपालकों का जो यायावरीकरण मध्य एशिया की चारण भूमि स्टेपीज में हुआ था, तो वो आज का कहाँ पे है? तो आज का आधुनिक मंगोलिया राज्य है। मंगोलिया के पश्चिमी भाग में, यानी कि जो स्टेपीज मैदान है उसके पश्चिमी भाग में कौन सा पहाड़ है? तो मंगोलिया के पश्चिमी भाग में अल्ताई पहाड़ है, और जिसकी बर्फीली चोटियां देखने को मिलती है।
और मंगोलिया के स्टेपी मैदान के दक्षिण भाग में क्या है, तो मंगोलिया के स्टेपी मैदान के दक्षिण भाग में शुष्क गोबी का मरुस्थल है, ठीक है। और इसके उत्तर में और मंगोलिया के स्टेपी मैदान के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में क्या है, ओनान और सेलेंगा जैसी नदियां हैं और बर्फीली पहाड़ियों से निकले सैकड़ों झरने से पानी सिंचित हो रहा है। शिकारी संग्राहक लोग कहाँ रहते थे, तो शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरिया वनों में रहते थे। यानी शिकारी संग्राहक कहाँ रहते थे, तो जहाँ पे पशुपालक कबीले रहते थे वहाँ उनके उत्तर में साइबेरिया वन था, वहाँ पे शिकारी संग्राहक रहते थे। शिकारी संग्राहक जो थे वह पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक गरीब होते थे। शिकारी संग्राहक लोग अपना जीविकोपार्जन कैसे करते थे, तो शिकारी संग्राहक लोग अपना जीविकोपार्जन ग्रीष्म काल में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से करते थे और इस पूरे क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था। साइबेरिया के क्षेत्र में कठोर और लंबे शीत के मौसम के बाद अल्पकालीन और शुष्क गर्मियों की अवधि आती थी और स्टेपी मैदान का जो चारण भूमि था वहाँ पे साल की सीमित अवधियों में ही कृषि करना संभव था, परंतु मंगोलों ने अपने पश्चिमी के तुर्कों के विपरीत कृषि कार्य को नहीं अपनाया था। मंगोलों ने कृषि कार्य को नहीं अपनाया था, लेकिन कृषि कार्य कहाँ पे देखने को मिलता है, तो पश्चिम के तुर्कों में, यानी कि जो मंगोलों के पश्चिम में तुर्क थे वो कृषि कार्य को अपनाए हुए थे और मंगोल जो थे वे न तो कृषि कार्य को अपनाए थे, न ही पशुपालक को और न ही शिकारी संग्राहक की अर्थव्यवस्था घने आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ थी। इस तरह से देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोई नगर नहीं उभर पाए थे। कहाँ पे, साइबेरिया में कोई नगर नहीं उभर पाए थे। तो यहाँ पे मंगोल जो रहते थे वह किस में रहते थे, वह तंबुओं और जरों में निवास करते थे, ठीक है। मंगोल किस में निवास करते थे, तो मंगोल जो थे वह तंबुओं और जरों में निवास करते थे और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते थे। मंगोल लोगों को परस्पर जोड़ रखने में भूमिका कौन निभा रहा था, तो मंगोल लोगों को परस्पर जोड़ रखने में निरी जाति और भाषाई संबंधों ने उनको परस्पर एक दूसरे के साथ जोड़ रखा था, ठीक है। मंगोल का समाज जो था वह अनेक पितृपक्षीय वंशों में विभाजित था। इसका कारण क्या था, तो मंगोल समाज अनेक प्रतिपक्षों में विभाजित होने का कारण था कि आर्थिक संसाधनों में कमी होने के कारण, ठीक है, जो धनी परिवार थे वो विशाल होते थे। धनी परिवार के पास अधिक संख्या में पशु और चारण भूमि होती थी, इस कारण उनके अनेक अनुयायी होते थे और स्थानीय राजनीति में उनका अधिक दबदबा बढ़ा हुआ होता। जब आपदा आती थी तो आपदा आने के बाद वहाँ के लोगों को खाने पीने को नहीं मिलता था, तो उनमें क्या होता था, एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न पड़ती थी। वह पशुधन को प्राप्त करने के लिए लूटपाट करते थे। इस तरह से जो प्रायः परिवार जो थे वो समूह आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए और अधिक शक्तिशाली संपन्न कुलों से मित्रता कर लेते थे और परिसंघ बनाने की प्रक्रिया उस समय मौजूद थी, ठीक है। अगर कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो उस समय जो परिसंघ बने थे वह बहुत छोटे छोटे और अल्पकालिक समय के लिए बने हुए थे। जैसे 5वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है कि 5वीं शताब्दी में अट्टिला ने एक संघ बनाया था, ठीक है। एक संघ बनाया था कब, 453 ईस्वी में। जो 5वीं शताब्दी में अट्टिला ने जो 453 ईस्वी में संघ बनाया था, उसी संघ के परिवार के बराबर, ठीक है, मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खान ने एक परिसंघ बनाया था। यानी क्वेश्चन पूछ देगा कि मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खान द्वारा जो परिसंघ बनाया था वह किसके बराबर था, तो 5वीं शताब्दी में जो अट्टिला ने परिसंघ बनाया था उसके बराबर था। अट्टिला के बनाए गए परिसंघ और चंगेज खां के द्वारा बनाए गए परिसंघ में अंतर क्या था, तो अट्टिला का जो परिसंघ बनाया गया था उसके मृत्यु के बाद ही वह क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन
चंगेज खां के द्वारा जो परिसंघ बनाया था वह उसके मृत्यु के बाद भी चलता है। और चंगेज खां का जो परिसंघ था वो राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक अस्थायी थी और उसके मृत्यु के बाद भी कायम थी। और वहीं अटीला की जो परिसंघ बनाया गया था उसके मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है और उसकी राजनीतिक व्यवस्था अस्थायी नहीं थी। और इतनी अस्थायी थी कि मंगोल चंगेज खां की परिसंघ जो बना था वो इतनी अस्थायी थी कि उसने चीन, ईरान और पूर्वी यूरोपीय देशों की उन्नत शास्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का मुकाबला करने में सक्षम थी। मंगोल ने इन क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही साथ जटिल कृषि अर्थव्यवस्थाएं एवं नगरीय आवासों, स्थानबद्ध समाजों का बड़ी कुशलता से प्रशासन किया। मंगोलों के अपने सामाजिक अनुभव और रहने के तौर तरीके इनसे बिल्कुल ही भिन्न थे। जैसे यायावरी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्थाओं से बहुत भिन्न थे, पर दोनों समाज एक दूसरे की व्यवस्था से अनभिज्ञ नहीं थे। वास्तव में स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के अस्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। यानी मंगोल जो थे और मध्य एशिया के जो यायावर थे उनको व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए कहाँ जाना पड़ता था, तो चीन के निवासियों के पास जाना पड़ता था। और यह व्यापार जो था वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। ठीक है, व्यापार और वस्तु विनिमय किसके द्वारा होता था, तो चीन के द्वारा होता था। और यह व्यवस्था दोनों ही यानी चीन के लिए भी, मंगोल और मध्य एशिया के यायावरों के लिए भी लाभकारी सिद्ध हुई। यायावर कबीले जो थे वह खेती से प्राप्त उत्पाद और लोहे के उपकरण को चीन से लाते थे। यानी यायावर कबीले खेती के प्राप्त उत्पाद और लोहे के उपकरण कहाँ से लाते थे, तो चीन से लाते थे। और घोड़े, फर और स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे। ठीक है, चीन से वह उत्पाद, खेती के उत्पाद और लोहे के उपकरण लाते थे और अपने यहाँ से वह घोड़े, फर और स्टेपी में जो जानवर पकड़े गए थे उसका वह विनिमय वहाँ ले जाके करते थे। उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता था क्योंकि दोनों पक्ष अधिक लाभ प्राप्त करने की होड़ में बेधड़क सैनिक कार्रवाई भी कर बैठे थे। जब मंगोल कबीलों के लोग साथ मिलकर व्यापार करते थे तो अपने चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्त रखने के लिए मजबूर कर देते थे। कभी कभी ये लोग व्यापारिक संबंधों को नकार कर केवल लूटपाट करने लगते थे। और मंगोल का जब जीवन अस्त व्यस्त हो जाता था तब जाके उसमें बदलाव आता था। ऐसी स्थिति में जो चीन लोग थे उन्होंने अपने प्रभाव का प्रयोग स्टेपी क्षेत्र में बड़े आत्मविश्वास से करते थे। इन सीमावर्ती झड़पों से अस्थायी समाज कमज़ोर पड़ने लगे। उन्होंने कृषि को अव्यवस्थित कर दिया और नगरों को लूटा। दूसरी ओर यायावर लूटपाट कर संघर्ष क्षेत्र से दूर भाग जाते थे जिससे उन्हें बहुत कम हानि होती थी। अपने संपूर्ण इतिहास में चीन को इन यायावरों से विभिन्न शासन कालों में बहुत अधिक क्षति पहुंची थी। यहाँ तक कि 8वीं शताब्दी से ही अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चीनी शासकों ने किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया। 3री शताब्दी ईस्वी से इन किलेबंदियों का एकीकरण सामान्य रक्षात्मक ढांचे के रूप में किया जिसे आज चीन की महान दीवार के रूप में जाना जाता है। यानी चीन की महान दीवार का निर्माण कब हुआ था, तो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। किलेबंदी करना कब प्रारंभ किया था चीनी ने, तो चीनी ने किलेबंदी करना प्रारंभ किया था 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में।